नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम मैराथन क्लास करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा प्राचीन कालीन इतिहास देखा था। साइड में बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके अंतर्गत जो हमारा मेन फोकस था वो बिहार पर था। मतलब कि अगर आप इतिहास भी पढ़ रहे हैं तो बिहार में उसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे योगदान रहा, वहां के कौन से राजा हुए, वो हम देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो ओवरऑल इतिहास है मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्वेश्चन भी सारे प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो मेन मध्यकालीन बिहार के इतिहास को लेकर के बात करेंगे, जिसमें इतिहास तो मध्यकालीन आएगा ही आएगा, पर बिहार भी पूरा कवर होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं, जिसमें तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय शासन, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासन शासन में बिहार और सिख धर्म। सबसे पहले बात करते हैं तुर्क शासन में बिहार। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? तो इनका नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। इनको जो है वो जाता है। बख्तियार खिलजी किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का उस समय शासन एक्चुअल में जो है वो था। उत्तर बिहार में कौन से वंश का शासक था? तो आप कहेंगे कर्नाट वंश का शासक जो है उत्तर बिहार में उस समय चला करता था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण जो सफलता थी वो ओदंतपुरी बिहार था। बिहार शरीफ जो है उसकी विजय। ये भी क्वेश्चन आपको देखा होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कराया था। ये पूछा जा चुका है कि किसने नष्ट कराया था, तो बख्तियार खिलजी ने जो है करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। 1203-4 का समय था जब इसमें नदिया बंगाल पर चढ़ाई की थी, जो सेन वंश की राजधानी भी थी। उस समय सेन वंश का शासक कौन था? तो उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन जो है वो था। लक्ष्मण सेन जो है वो बिना लड़े ही आप कहेंगे, बाकी बख्तियार ने इस पर अधिकार करके लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने की थी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। तो ये जो वंश हमारा था वो तुर्क शासक था, बख्तियार खिलजी। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि मेन इसका कर्ता धर्ता कौन था? बख्तियार खिलजी था। अगला है आपका स्थानीय वंश, जिसको कर्नाट वंश जो है वो के नाम से भी जानते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। तो जब पाल वंश का पतन होने लगा उसके दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है संस्थापक। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन? नान्य देव। कर्नाट वंश की राजधानी क्या? तो सिमरावगढ़ जो है राजधानी थी। वर्तमान में ये आपका नेपाल में स्थित है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष जो है वो चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा कहां से मिलती है? तो तिब्बती धर्मा स्वामिन ने जो है वो इसकी चर्चा की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपना जो बंगाल अभियान था उसके क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो उसका शासक था हरि सिंह देव। हरि सिंह इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वंश का अंतिम शासक भी यही था। उसके समय में पंजी प्रबंध का विकास भी हुआ था। तो देखिए मेन आपको क्या क्या याद रखना होता है कि किसने संस्थापक थी, उसकी राजधानी थी, और लास्ट शासक। ये तीन चीजें तो याद ही रखनी। बाकी जो बीच में अगर कोई मेन शासक आ गया, जैसे यहाँ गयासुद्दीन तुगलक, तो उसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगला हमारा सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार जो है लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा था। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान जो है वो किया था। 1225 में बंगाल और बिहार पर अधिकार किया था, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय जो है वो खत्म हो गया था। तो यही क्वेश्चन पहले ही आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार पर अभियान किसने किया था? वो पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया था? तो इल्तुतमिश था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हो गया था। अब ये जो आप देख रहे हैं ना सल्तनत काल, इसमें वही आता है गुड़ खाओ तसला में, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसमें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, ये सब आते हैं। पर अब यार हमारा जो फोकस है वो बिहार पर है, तो इसलिए इल्तुतमिश का नाम याद रखना है आपको। फिर जब तुगलक काल की बात करते हैं तो वास्तविक नियंत्रण कौन सी काल में हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो तुगलक तुगलक काल में हुआ था। और
जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। ये ऊपर भी आपने अभी देखा भी था। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो इसने भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार ये आया था और पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए थे। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने को लेकर के बात भी देखने को उसमें मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? जरूर याद रखिएगा, बिहार शरीफ जो है वो राजधानी थी तुगलक काल में। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासक में सबसे महत्वपूर्ण नाम था मलिक इब्राहिम का, जो कि मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर जो है वो स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की जो रचना है वो आपका तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो ये बिहार नाम का उल्लेख कौन से में मिलता है, किसकी उसकी रचना किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई तो इसी दरिया खान नुहानी का पुत्र आया था बहार खान नुहानी। इसने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की थी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी जो है वो बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने घाघरा का युद्ध हुआ था जिसमें बिहार के इन अफगानों को हराया था। घाघरा का युद्ध क्या, इसके चारों युद्ध आपको पता है, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, वो 1526, 1527, 1528, 1529 इस चार क्रम में आते हैं। पर जो 1529 का घाघरा का युद्ध है ना वो बिहार से संबंधित है। बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में फिर से अफगानों का उदय जो है वो हुआ था। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात करते हैं, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है इसके द्वारा लड़े गए युद्ध, उनकी बात सबसे पहले करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में सूरजगढ़ की जो लड़ाई है वो महमूद खां को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में, चौसा बक्सर के समीप पड़ता है। इसकी निर्णायक लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी और इसी विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ये चीज पहले भी बता चुके हैं। और इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं भागकर कहाँ चला गया था? ईरान की शरण में। अगला युद्ध जो युद्ध था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध था, 1540 में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेरशाह ने 1541 में पटना को बिहार की पुनः राजधानी फिर से जो है बनाया था। तो ये राजधानी फिर से कब बना था, इस बात को अवश्य रट के रखिएगा कि पटना को बिहार की पुनः राजधानी, इसी में आपका युद्ध से संबंधित है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ 1541 में। शेरशाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन भी इसी में शुरू किया। कालिंजर का युद्ध था जिसमें कालिंजर का युद्ध 1545 में, और इसमें शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 में गद्दी पर बैठा था। अब वापस से शेरशाह सूरी पर लौटते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? 1486 ईस्वी में हुआ था। मतलब कब हुआ था? तो 1486 ईस्वी में। पिता का नाम था हसन खां और सासाराम के जागीरदार थे इनके पिता। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? बहुत पूछा जाता है। तो फरीद खां जो है शेरशाह के बचपन का नाम जो है वो था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो शेर खां की उपाधि जो है वो बहार खान नुहानी ने जो है वो दी थी। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम जो है उससे विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन जो है वो कर लिया था। बिहार खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई, यही मैंने अभी बताई सबसे पहली लड़ाई यहाँ पर, इसीलिए मैंने एक साथ युद्ध दिखा दिए थे। तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में जो हुआ था, इसमें बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये हो जाएगा युद्ध में। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध जिसमें हुमायूं को हरा करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध हो जाएगा। उसके बाद 1540 में, अच्छा यहाँ पर सन गलत लिखा था, कन्नौज बिलग्राम का नहीं 1540 लिखा तो है। अच्छा इस तरफ 1541 लिखा है, ये 1540 याद रखिएगा मेन। तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं को हरा करके उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना जो है वो की थी, इसी कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था। उसके बाद 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था और इस नगर को बिहार की राजधानी भी जो है वो बनवाया था। यही चीज बताया कि जो 1541 वाला टाइम था इसमें पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया था। तो ये सन है किससे संबंधित? राजधानी परिवर्तन से संबंधित। और इसका वर्णन किस में मिलता है? अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलता है। इसके अलावा वीडियो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, कारण यह है क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में ऐसा कुछ खास नहीं है। जो सबसे ज़्यादा है वो आधुनिक कालीन में था, तो वो हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बस लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो आगे बात करते हैं हमारा
तो शेरशाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय की थी। ये रायसीन वाला शायद प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। 1545 में कालिंजर अभियान जो है, इसमें गोला फटने से ये घायल हो गया था। इसकी मृत्यु 1545 में ही जो है वो हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी घटना में इसकी मृत्यु हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? कालिंजर अभियान में। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ जो है वो करवाया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था इस्लाम शाह, उसने इसको बनवाया था। और कृत्रिम झील के मध्य स्थित ये इमारत आकार में अष्टकोणीय है। कैसी है? अष्टकोणीय, और लाल बलुआ पत्थर से जो है ये निर्मित है। तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सारसारा में जो बनाया था इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा, इसका आकार कैसा है? तो अष्टकोणीय है, लाल बलुआ पत्थर से, और ये कृत्रिम झील के मध्य स्थित है। और आपका स्थित कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। इसको हम सासाराम में, या सीधे सीधे मकबरा कह लीजिए कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कृत्रिम झील के बीच में। सर्च करिएगा, देखेंगे आप, झील है उसके चारों ओर। देखिए मेरे पास इमेज हो तो दिखाता हूँ। इसके अलावा शेरशाह ने बिहार में बनवाया था रोहतास किला, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और साइड में मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये आपकी पिक्चर जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाई थी सासाराम मकबरा वाला, तो ये मकबरा है। यही चीज़ मैंने कही कि कृत्रिम जो झील है उसके बीच में स्थित है, यही चीज़ मैंने बात की। आगे बात करते हैं। तो ये शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलवाई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। जब्ती प्रणाली, भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। इसको अकबर ने भी बाद में जो है वो अपनाया था। शेरशाह का शासन जो है सुव्यवस्थित था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें थी। शेरशाह के बाद उसका पुत्र कौन आया? तो जलाल खां इस्लाम शाह करके की उपाधि के साथ गद्दी पर जो है वो बैठा था। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बढ़ गया था, जिसमें 1555 में मच्छीबार और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था ये पूछ लिया जाता है। इसमें हुमायूं ने सिकंदर जो सूरी है उसको हरा करके सूर्यवंश का अंत जो है वो कर दिया था। यहाँ से सूर्यवंश खत्म हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल में बिहार की बात करते हैं। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही थी, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की फिर से स्थापना हो गई थी। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन जो है वो हुआ था। ताज खां जो करारानी है, इन्होंने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई थी, लेकिन उसके पुत्र जो दाऊद खां करारानी है, उन्होंने इसका विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण भी किया था। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया था, और दाऊद जो खां है इसको पटना छोड़ करके भागना पड़ा था। फिर दाऊद खां जो है वो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो है वो सिद्ध हुआ था। ये पूछा जा सकता है अंतिम अफगान शासक कौन हुआ था? तो दाऊद खां था। बिहार को मुगलों के द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा भी जो है वो दिया गया था, और अकबर के द्वारा मुनिम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि किसको बनाया गया था? मुनिम खां को। अकबर के समय में राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति जो है उस बनाया गया था, और मानसिंह के समय में ही मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत जो है वो हुआ था। तो मेन योगदान किसका था? राजा मानसिंह का। बिहार का प्रांतपति जो है वो बनाया गया था। मानसिंह के समय में रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था, और इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था। जहांगीर ने जो बनाया था वो राजकुमार को बनाया था, और अकबर ने जो बनाया था वो राजा मानसिंह को बनाया था। तो दोनों अलग अलग हैं, पॉइंट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। राजकुमार परवेज को बनाया था बिहार का प्रांतपति। उसके बाद ये पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र जिसका नाम था राजकुमार अजीम, इसको 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब ने किसको बनाया था? ये राजकुमार अजीम को बनाया था। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अजीम ने पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद जो है वो कर दिया था। फिर उत्तर मुगल काल के शासक जो थे फारूक सियार, उसने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। वो अपना पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है वो बिहार में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऐसा था फारूक सियार जिसका आप कहेंगे राज्याभिषेक बिहार में जो है वो हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था, ये भी यहाँ पर बताया गया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया था। मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बंगाल
बिहार उड़ीसा का सूबेदार रहा था। उसके बाद सरफराज खां बन गया था और अलीवर्दी खां ने गिरिया का युद्ध था, इसमें सरफराज खां को हरा दिया था और बंगाल का नवाब फिर ये बन गया था अलीवर्दी खां। और इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद का स्थायी बना लिया था। 1556 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी और बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो रहा था। तो इसमें 2 नाम देखने को मिले, एक मुर्शिद कुली खां का और एक आपका अलीवर्दी खां का। युद्ध कौन सा था? गिरिया का युद्ध। आगे बढ़ने से पहले कुछ नाम आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अकबर कालीन बिहार के जो प्रमुख सूबेदार थे उसमें खान ए खानम मुनीन खां, राजा मान सिंह, सैयद खां, मुजफ्फर खान, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका और असद खान, ये सब अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार थे। अगर जहांगीर कालीन बिहार के सूबेदार की बात करते हैं तो उसमें बाज बहादुर, इस्लाम खान, अफजल खान, अब्दुल रहमान नाम था, जफर खान और इब्राहिम खां काकर और कुली खान द्वितीय, ये सब आपके जहांगीर कालीन बिहार के सूबेदार थे। कुछ और नाम हैं जिसमें मुकर्रब खान, शहजादा परवेज, बैरम बेग, मिर्जा रुस्तम सफावी, खान आलम और सैफ खान करके थे। सन भी साइड में दिया हुआ है। बात करते हैं सिख धर्म और बिहार की, ये लास्ट होगा। इसके बाद हम अभिलेख की बात करेंगे, फिर ये मध्यकालीन समाप्त हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मध्यकालीन में ऐसा कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो इसकी बात करते हैं। तो सिख धर्म और बिहार, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक देव। इन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा भी की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे श्री तेग बहादुर, वो भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। या पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी हुआ था। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पटना में जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने थे और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसको अवश्य याद रखिएगा, खालसा पंथ का समय पूछा जाता है और साथ ही किसने की थी उनका नाम भी पूछा जाता है। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल थे और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो कराया था। तो ये हो गया हमारा सिख धर्म के साथ साथ समाज पर। लास्ट में हमने क्या कहा? मध्यकालीन बिहार के कुछ अभिलेख की हम बात करेंगे। ये सब बिहार से ही संबंधित हैं, जिसमें बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख है, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख है, संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख है, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख है, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख है, खड़गपुर के राजा का अभिलेख है, मुंगेर के राजा और भभुआ में शेरशाह का अभिलेख है और खारवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं। तो कई बार नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने एक साथ आपको दिखा दिए। तो बिहार से रिलेटेड जितना भी मध्यकालीन इतिहास था वो सारा हमारा समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो होगा आधुनिक कालीन होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें होंगी क्योंकि मेन आपका आधुनिक कालीन में ही सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर तब तक कोशिश कीजिएगा याद करने वाली सारी चीज़ें याद करके रखिए और डेली का डेली याद करते हुए चलिए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।